हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं आज लैंग्वेज की क्लास। इसमें हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिए। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है इन द प्राइमरी क्लासेज it is recommended that instruction should be given in mother tongue of the children because यहाँ पर बात की जा रही है प्राइमरी क्लासेस की कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चे को इंस्ट्रक्शन किस तरह से देने चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मातृभाषा में जो है बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। तो क्यों देने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इट्स इनेबल चिल्ड्रन कॉम्प्रिहेंड, इट्स क्रिएट ए नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है इट हेल्प्स द टीचर इन एस्टैब्लिशिंग हर अथॉरिटी इन द क्लास। और डी में दिया है इट प्रॉम्प्ट्स रीजनल लैंग्वेज। ये यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अगर मदर टंग में बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो टीचर केंद्रित कक्षा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नंबर बी में दिया है नेचुरल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे सीखने में सक्षम हो जाएंगे, अपनी समझ बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा में बच्चों को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो बच्चों को वो भाषा पहले से आती है तो उनके लिए इजी रहेगा, बच्चे इजीली सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में दिया है आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी अपर्णा ऑफन जम्बल्स सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड गिव्स इट बैक टू स्टूडेंट टू पुट इट इन द राइट ऑर्डर। अपर्णा इज स्ट्रेंथनिंग हर स्टूडेंट्स। अपर्णा जो है एक स्टोरी बुक रीड करा रही है और उसके साथ ही वह क्या कर रही है, बच्चों को क्या करने के लिए दे रही है, जंबल सेंटेंसेस करने के लिए दे रही है और उनको उनके राइट ऑर्डर में लगाने के लिए बोल रही है। अपर्णा यहाँ पर बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत करना चाह रही है, कौन सा कौशल यहाँ पर वह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइटिंग, बी में दिया है लिसनिंग, सी में दिया है रीडिंग और डी में दिया है स्पीकिंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीडिंग स्किल। बच्चों को वो जंबल सेंटेंस दे रही है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको सबसे पहले रीड करेंगे तभी उनको राइट ऑर्डर में रखेंगे या लिखेंगे। वह उनका रीडिंग स्किल मजबूत करना चाह रही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज। तो क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है मॉर्फेम, बी में दिया है फोनेम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्राफिम और डी में दिया है बर्ड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोनेम। यहाँ पर लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जा रही है स्पीच की, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो शब्द भंडार की सबसे छोटी इकाई होती है शब्दों की पहचान के लिए, उसको फोनेम बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं राम, रा आम राम, तो यहाँ पर जो हम ये साउंड निकाल रहे हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको हम फोनेम बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप। फंक्शनल सिलेबस जो होता है ये लैंग्वेज लर्निंग में किस तरह से हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज, बी में दिया है ड्रामेटिक कॉम्पिटेंसीज, सी में दिया है पोइट्री कॉम्पिटेंसीज और डी में दिया है क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, लैंग्वेज की, लैंग्वेज लर्निंग की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा सिलेबस हो जिसमें बच्चे एक्टिव होकर सीख सके, क्रियाशील रहकर सीख सके। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज यहाँ राइट आंसर है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है नेहा हैज़ डेवलप्ड ए वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल। नेहा क्या कर रही है, अपने बच्चों का जो है स्पीकिंग स्किल चेक करना चाह रही है, उसके लिए एक टेस्ट रखना चाहती है। बट सी नीड्स अ लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहा टेस्ट लैक के पास पूर्ण तरह से उपकरण नहीं है जो उसको उपकरण चाहिए। तो यहाँ पर नेहा के टेस्ट में क्या कमी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंटेंट वैलिडिटी की रहेगी, रिलायबिलिटी की रहेगी, फेस वैलिडिटी की रहेगी या प्रैक्टिकलिटी की रहेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रैक्टिकलिटी। उसकी जो टेस्ट है उसमें व्यावहारिकता नहीं आएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जब उसके पास टेस्ट करने के लिए संपूर्ण उपकरण ही मौजूद नहीं है तो उसका टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, उसमें व्यावहारिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है डिसलेक्सिया इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेट टू। डिसलेक्सिया कौन सा विकार है, तो ये भाषा संबंधी कौन सा विकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीडिंग, बी में दिया है राइटिंग,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है लिसनिंग और डी में दिया है स्पेलिंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीडिंग। डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी विकार होता है। बच्चा इसमें क्या करता है, जैसे वो बाज को क्या पढ़ लेता है, बाज को वो पढ़ लेता है SAW, और यहाँ पर M को क्या पढ़ रहा है, W पढ़ रहा है। A को क्या पढ़ रहा है, A को B पढ़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को जो पढ़ने संबंधी समस्याएं हो रही हैं, इस विकार को बोला जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ। बात की जा रही है, बच्चा जब भी कन्वर्सेशन करता है तो उसमें क्या कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, शब्दों का उच्चारण कर रहा है या शब्दों में उतार चढ़ाव ला रहा है, संवाद अदायगी कर रहा है। तो ये किसके सब स्किल्स कहलाते हैं, तो ये किसके सब स्किल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पीकिंग। जब भी बच्चा उच्चारण करता है या शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है या शब्दों में उतार चढ़ाव करके बोलता है, तो ये बोलने संबंधी कौशल के सब स्किल्स कहलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शंस। रेखा क्या कर रही है, अपने बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में बता रही है, दिशाओं के बारे में बता रही है। सी कैन यूज तो उसको किसका यूज करना चाहिए, फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ डायरेक्शन। तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चों की डायरेक्शन संबंधी जो समझ है उसको मजबूत करने के लिए वह क्या प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्नल एंट्री, बी में दिया है मैप, सी में दिया है फ्लो चार्ट और डी में दिया है सब सिचुएशन टेबल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिशा संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए उसको मैप का प्रयोग करना चाहिए। मैप के द्वारा बच्चे जो है डायरेक्शंस को ईजिली सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है सोनम यूजेस चार्ट टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, वाई डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल्स ऑफ हर स्टूडेंट्स। सोनम यहाँ पर चार्ट्स का यूजेस कर रही है। वो किस लिए कर रही है, बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखा रही है, उनके नाम इंग्लिश में लिखकर दिखा रही है। तो यहाँ पर बच्चे क्या सीखेंगे, क्या कौशल उनका यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, कौन से कौशल को मजबूत करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीडिंग, तो यहाँ पर पढ़ने संबंधी कोई कौशल उनका डेवलप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिसनिंग, सी में दिया है स्पीकिंग और डी में दिया है राइटिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, स्पीकिंग। वह क्या कर रही है, यूज कर रही है चार्ट का। बच्चे क्या करेंगे, चार्ट्स में पिक्चर्स देखेंगे, चित्रों को देखेंगे और उनके नामों को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर स्पीकिंग कौशल जो है ये उनका डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। तो लैंग्वेज के बेसिक 4 स्किल क्या होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। सबसे पहले हम सुनते हैं शब्दों को या किसी नए वर्ड को, उसके बाद हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बोल बोल कर देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो शब्द हमें कहीं लिखा हुआ दिख जाता है तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम उसको लिखना भी सीख जाते हैं। जैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ अब होने लगा है। तो आपने मान लीजिए वहाँ से थैंक यू शब्द जो है वो सुना, सुनने के बाद आपने उसको बोलने की कोशिश की, अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ किया, फिर आपको वो कहीं लिखा देखा तो आपने उसको पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद आप उसको लिखना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है पिक्चर चार्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डेवलपिंग। तो पिक्चर चार्ट जो है किसके लिए यूज किया जा सकता है, किसके विकास में ये सहायक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, सी में दिया है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर पिक्चर चार्ट का यूज़ किया जा रहा है तो ये किसके विकास में सहायक है, ये स्पीकिंग और राइटिंग स्किल के विकास में सहायक हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, उसको देखेगा, उसको देखकर क्या करेगा, वह बोलेगा और बोलने के बाद वह उसको लिखना भी सीख जाएगा। तो यहाँ पर बोलने का और लिखने का स्किल जो है ये डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान रखना है नॉट ट्रू दिया हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की, जो लैंग्वेज लर्निंग की क्लास में यूज़ किए जा रहे हैं तो वो क्या कार्य करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पूछा है, उससे मैच करता आंसर देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डू नॉट सपोर्ट लर्निंग।
तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा है और यहाँ पर दिया है डू नॉट सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। बी में दिया है सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये भी यहाँ पर राइट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर्व एज रिसोर्स फॉर टीचर, तो टीचर के लिए एक रिसोर्स संसाधन का काम भी करता है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, हमें नेगेटिव आंसर देखना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू एम्फेसाइज स्पीच, तो यहाँ पर स्पीच को एम्फेसाइज करता है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिस्फेजिया, बी में दिया है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डिस्थीरिया और डी में दिया है डायोस्टोपिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्थीरिया। की जा रही है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, इसमें बच्चा क्या करता है, स्पीच को एम्फेसाइज करता है, अर्थात वह अनिश्चित हो जाता है, वह कभी कुछ शब्द बोल देता है और कभी उसी शब्द को दूसरी तरह से बोल देता है, कुछ और बोल देता है। तो यहाँ पर जो बात होती है ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चा इसमें क्या महसूस करता है, तनाव में अनिद्रा का शिकार होता है, तनाव रहता है उसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्थीरिया। बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 में द आइडिया दैट ऑल आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय, बच्चों में व्याकरण की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये सब किसने कहा कि बच्चे जो है क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है चोम्स्की, बी में दिया है पियाजे, सी में दिया है वाइगोत्स्की और डी में दिया है स्किनर। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी बात यूनिवर्सल ग्रामर की जाती है या की जाती है कि बच्चों में ग्रामर की क्षमता जो होती है, ग्रामर बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, तो यहाँ पर आप चोम्स्की का नाम लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जा सकती है, तो यहाँ पर विकल्प हम किसके शिक्षण में प्रयुक्त कर सकते हैं। ए में दिया है व्याकरण, बी में दिया है कविता, सी में दिया है शब्दार्थ और डी में दिया है रचनात्मकता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याकरण। जब भी हम व्याकरण का शिक्षण करते हैं तो आप उसमें विकल्प दे सकते हैं, एक क्वेश्चन देकर उसके 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, ये हो सकता है। बी में दिया है कविता, कविता में आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। शब्द अर्थ में केवल शब्द और अर्थ होते हैं, यहाँ पर भी विकल्प नहीं दिए जाते। और रचनात्मकता के कार्य में विकल्प नहीं दिए जाते हैं, बाहर भी एक गद्य या पद इस तरह की रचनाएं की जाती हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों को पहली बार अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और उन्हीं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते समय वह क्या कर रहे हैं, द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करते हैं, तो वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन से सिद्धांत का प्रयोग भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी में दिया है व्याकरण अनुवाद विधि, सी में दिया है मौन विधि, ऑप्शन नंबर डी में दिया है परामर्श कोश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि का वह प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको भी इंग्लिश के क्वेश्चंस कराएं और साथ ही मैं उनको हिंदी में भी आपको बता रही थी, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं व्याकरण का अनुवाद कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके, तो उसको कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सहस्वर वाचन, बी में दिया है भूमिका निर्वाह, सी में दिया है मौन पाठन और डी में दिया है चित्र संयोजन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। मम्मी को क्या करना चाहिए, जो भी पाठ वह पढ़ा रही है उसमें कुछ किरदार उसको खुद निभाने चाहिए, कुछ बच्चों को निभाने के लिए देने चाहिए, तो बच्चे जो है नाटक विधि से अच्छा सीख जाएंगे, उनको बहुत आनंद आएगा सीखने में। तो यहाँ पर भूमिका निर्वाह जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं, तो ये किसके उपकौशल हो जाएंगे। ए में दिया है श्रवण, बी में दिया है वाचन, सी में दिया है पठन और डी में दिया है लेखन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पठन। पर क्वेश्चन में ही क्लियर किया गया है कि सरसरी तौर पर पठन और बारीकी से पठन ये उपकौशल है किसके, पठन के उपकौशल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है, तो लिखने संबंधी त्रुटि यहाँ पर कौन सी नहीं होगी। ए में दिया है पत्र का गलत प्रारूप, तो ये तो लेखन संबंधी त्रुटि में आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिया है विराम चिन्ह की त्रुटि, तो जब आप लिख रहे होते हैं उसमें आप कोई विराम चिन्ह छोड़ देते हैं तो ये भी लेखन संबंधित त्रुटि में आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्वर शैली या लहजा की त्रुटि, तो जब भी आप बोल रहे होते हैं और बोलते समय कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ये त्रुटि जो है लेखन संबंधी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
डी में दिया है बर्तनी की त्रुटि, तो ये सब लेखन संबंधी त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है निजी वाक्य स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं को निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये विचार किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जीन पियाजे, बी में दिया है लेव वाइगोत्स्की, तो नंबर सी में दिया है जेरोम ब्रूनर, डी में दिया है नोम चॉम्स्की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। निजी वाक्य का जो सिद्धांत था ये किसने प्रतिपादित किया था, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सी सही नहीं है। तो भाषा की कौन सी विशेषता यहाँ पर सही नहीं दी हुई। ए में दिया है भाषा संकेतों की व्यवस्था है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, भाषा संकेतों की व्यवस्था होती है। बी में दिया है भाषा स्थिर है, सी में दिया है भाषा के संकेत यादृच्छिक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया है भाषा अद्वितीय होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें देखना है नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव मैच करता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाषा स्थिर है। भाषा स्थिर नहीं होती है, तो यहाँ पर नहीं से मैच करता आंसर देखना था, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर दिया है किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है तो क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो जैसे आ, क, ख, ग, च, छ, ज ये सब होते हैं, तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके बिना कोई शब्द नहीं बनता है, और ये अगर शब्द से अलग कर दिए जाए तो इनका अपने आप में कोई अर्थ भी नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वनिम, इसको फोनिम बोला जाता है। बी में दिया है रूपग्राम या मॉर्फिम, सी में दिया है वाक्य विन्यास, और डी में दिया है अर्थ विज्ञान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वनिम। इसको इंग्लिश में फोनिम बोला जाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है स्वनिम कहलाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है। तो बात की जा रही है प्रभावी संप्रेषण की, और यहाँ पर दिया है नेगेटिव पॉइंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांस्कृतिक भिन्नताएं, तो ये करती हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। आपका संप्रेषण में ध्यान और रुचि नहीं है, रुचि की कमी है, तो वहाँ पर भी अवरोध पैदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है शारीरिक विकलांगता, तो ये भी संप्रेषण में अवरोध का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है सक्रिय श्रवण, अगर आप सक्रिय होकर किसी के संप्रेषण को सुनते हैं तो वहाँ पर ये अवरोध का काम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 में दिया है निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है। तो क्या ये लक्ष्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चे कम से कम 2-3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ सकते हैं। बी में दिया है बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में से 4-5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ सकते हैं। बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द जो है अर्थ के साथ पढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है कि 2026-27 तक बच्चे क्या हों, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द जो है अर्थ के साथ पढ़ सके, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे। ए में दिया है आनंद के लिए पठन, बी में दिया है गहन पठन, सी में दिया है सरसरी तौर पर पठन, और डी में दिया है विस्तृत पठन। बच्चे जो है विशेषण शब्दों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको रेखांकित कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है, बच्चों का गहन पठन हो रहा है, तभी उसको भी रेखांकित कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सिंपल और इजी होते हैं। अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, इसकी पेडागोजी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ये आपके टोटल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।